वही काम 10,000 रुपए में करवा देंगे। ये उन 100 कुओं में से पहला कुआं है जिन्हें हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। पानी पानी पानी। लुके देखुछ ना ताके आज दियो लाइव करो लाइव कर देली वीडियो देखो रिएक्शन दियो बटन ने जाओ की बटन ने देखबी स्पेस हेले चलिए कंटिन्यू। आपने अभी अभी केन्या के एक छोटे से गांव को पीने के पानी का अनलिमिटेड सप्लाई मिलते हुए देखा, वो भी सिर्फ 1 सेकंड में। अभी एक कुआं बना है और 99 बाकी है। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। इन 100 कुओं को मिलाकर 5 लाख से ज्यादा लोगों को पीने का ताज़ा पानी मिलने वाला है। केन्या की इस साइट पर कुछ कुएं बनाने के बाद हम नाइरीरी स्कूल सिस्टम के साउथ में गए और कह सकते हैं कि उन्हें हमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या हाल है? मैंने ऐसा नहीं सोचा था। स्वागत के लिए शुक्रिया। समझ नहीं आता कैसे रिएक्ट करूं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हमारे आने पर इस गांव ने हमारा जोरों से स्वागत किया और नोलन इसमें थोड़ा खो गया। नोलन जैसा अजीब इंसान मैंने कभी नहीं देखा और ये मेरी गलती नहीं है। और फिर वहाँ का स्कूल देखने के बाद ये रहे हमारे मेहमान। क्या हाल है? दिन अच्छा बीत रहा है ना? सबसे मिलकर अच्छा लगा। एक टीचर ने मुझे दिखाया कि स्टूडेंट्स कहाँ से पानी पीते हैं, जो कि एक बहुत ही अनसेफ नदी से आ रहा था। तो आपके स्टूडेंट्स यहीं से पानी पीते हैं? हाँ। ये बुरी बात है। हाँ, स्टूडेंट्स हमेशा डायरिया जैसी बीमारी, टाइफाइड जैसी बीमारी की कंप्लेंट्स करते हैं क्योंकि वो ऐसा पानी पीते हैं। तो हाँ। हम कोशिश करते हैं, पर देख रहे हो ना, अब क्या कहा जाए। पर क्या करे, जिंदगी तो जीनी ही है और पानी तो सबको चाहिए होता है। जाहिर है कि इनकी हालत सच में बहुत खराब है। असुरक्षित पानी पीने से इन बच्चों की जिंदगी बहुत कम होती जा रही है, पर कम से कम इस गांव की मदद करने की हम पूरी कोशिश करने वाले हैं। क्या पता ये मुझे फिट आएगा या नहीं। मेरा सिर बड़ा है। देखते हैं पानी मिलता है या नहीं। बारिश हो रही है, क्या नजारा है। पानी जमीन से बाहर आने के बाद उसे ऐसे बैरल्स में इकट्ठा किया गया और बैरल्स को वाटर टावर्स पर लगाने के बाद आसपास के गांव के लोगों के पास सिर्फ पीने के लिए साफ पानी ही नहीं था, पर एक प्रेशराइज्ड वाटर सोर्स भी था, जिसका मतलब है कि लॉन्ड्री के लिए सुरक्षित पानी भी मिलेगा। और खींचो। मुझे बताओ ये नोलन की मॉम से कितना हैवी है? नोलन की मॉम से दुगना। Oh God। मैं तुम्हें यहाँ से धकेल दूंगा। ठीक है, इसे अब यहाँ रख दो। हमने केन्या में और 20 कुएं बनाए और उसके बाद इसके जूते में भी कुआं डोंट वरी, मेरे दूसरे जूते में भी पानी है। मैं बताता हूँ कि हमने ये 29 कुएं कैसे बनाए। इस विशाल सी ड्रिल से जमीन में सैकड़ों फीट गहरा गड्ढा किया, वो भी पॉल्यूटेड सोर्सेज से होकर सीधे विशाल से पीने लायक पानी तक। उसके बाद हमने पाइप्स इंस्टॉल किए ताकि लोग पूरे अफ्रीका में इन हैंड पंप से पानी ले सके और नाइरीरी में भी। इसे टेस्ट करके देखते हैं। पानी जैसा है। मुझे इस 5 गैलन ड्रम को भरने के लिए 5 मिनट लगे। इससे एक दिन में कितना पानी मिल सकता है? 3600 गैलन एक दिन में। ये न केवल स्कूल के 400 बच्चों को कवर करेगा, बल्कि स्कूल के आसपास के गांव वाले भी इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। ये पंप नॉन स्टॉप 30 सालों तक चल सकता है। आपको लग रहा होगा कि इस तरह का बड़ा काम करने के लिए एक बड़े गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी, पर ये सच नहीं है। ये प्रॉब्लम सुलझाना बिल्कुल मुमकिन है और ऐसी चीजें करने के लिए इंसानियत को आगे आना ही चाहिए। आपकी कामयाबी का राज क्या है? सच कहूँ तो ऐसा कुछ खोजो जो तुम्हें करना पसंद है, उसे लंबे समय तक करो और तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। मैं इसे बहुत करीब लाने वाला हूँ, देख रहे हो? मजेदार है ना? जरा ऊपर देखो, वो रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, मैं इसे करीब लाने वाला हूँ। ठीक है। हाँ, तुम खुद को देख सकते हो। हम इस गांव के लिए भी कुआं बना पाए, इस गांव के लिए भी और इन दूसरे 12 गांवों के लिए भी।
और जब हम ये पंप्स लगा रहे थे तब हमने यहाँ के एक स्कूल को नए कंप्यूटर से अपग्रेड भी कर दिया। बच्चों को ये कैसा लगा? उन्हें शुक्रिया, सच उन्हें में ये बहुत पसंद आया। खुशी है कि सब ठीक से हो गया। हमने क्लासरूम्स में नया फर्नीचर भी लगाया, उसके साथ कुछ शेल्व्स नई बुक्स के साथ, और सभी स्टूडेंट्स को एक फुटबॉल भी दिया। थैंक यू मिस्टर बीस्ट, थैंक यू। यहाँ तक कि सभी क्लासरूम्स में नए व्हाइट बोर्ड्स और प्रोजेक्टर्स भी लगाए। आप सबको ये प्रोजेक्टर पसंद आया? हम चौक का इस्तेमाल कर रहे थे जिससे बहुत डस्ट होता था, लेकिन आज सब कुछ साफ है। हमें इस बात की खुशी है। कोई बात नहीं, इतना तो कर ही सकते हैं। पर जब हम 45वें कुएं की साइट पर गए तब एहसास हुआ कि वहाँ का हाल और भी बुरा है। जब भी उन्हें पानी की जरूरत पड़ती थी तब उन्हें जंगल से 1 मील खतरनाक रास्ता तय करके जाना पड़ता था, जो एक विशाल सी पहाड़ी से जाता है। मैं जल्दी उठता हूँ, लगभग सुबह 4 बजे, ताकि मैं स्कूल के लिए पानी ला सकूँ। यहाँ से पानी निकालना सेफ नहीं है। ये जगह बहुत स्लिपरी है, जिससे किसी को चोट लग सकती है। हमने उनके कुएं पर काम करना शुरू किया तब उन्होंने मुझे दिखाया कि वो पानी कहाँ से निकालते थे। आपको दिन में ऐसे कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं? 2 बार। दिन में 2 बार? ओह वाह, तो एक आम स्टूडेंट ऐसा ही कुछ ले जाता है? ओह गॉड, अगर 200 स्टूडेंट्स ऐसा रोज करते हैं तो ये कितना मुश्किल होगा? बहुत मुश्किल हो सकता है। ओह गॉड, ये ढलान तो बहुत बड़ी है। अरे यार, ये ढलान तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हर रोज मैं सच में दंग रह गया कि ये चढ़ाई कितनी मुश्किल थी। ये सब इतना कुछ करते हैं ताकि वो यहाँ तक पहुँच सके जहाँ इन्हें साफ पीने का पानी मिल सके। आमतौर पर आप पानी यहीं से लेते हो? हाँ। और पानी भरने के बाद ये जग्स लगभग 18 किलो तक हो जाते हैं, जो इन बच्चों के लिए पहाड़ियों से ले जाने के लिए बहुत मुश्किल है। लेडीज आराम से ये 2 उठा सकती ओह, हैं। तो मैं अभी जरूर ले जा पाऊंगा। और एक बार हमने जग्स भर लिए, उसके बाद वक्त था वापस ऊपर जाने का। जल्दी करो, चलते हैं। इससे तो पसीना भी नहीं आ रहा है। मैं ले लूंगा। और अब घंटों तक असुरक्षित पानी को इकट्ठा करने के बजाय उनका नया पंप स्कूल के बस 10 फीट दूर था। तो अब ये यहाँ से पानी ले सकते हैं। बहुत थक गया हूँ। और फिर हम गए हमारे अगले गांव में, जहां हमने बनाया हमारा 46वां कुआं। पर हमें एक प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा। हमने देखा कि ये गांव आधे से बटा हुआ है, वो भी इस खतरनाक सी नदी से। ये अभी इतनी खतरनाक नहीं लगेगी, पर जब बारिश का मौसम आता है पानी ऊपर तक आकर इस पुल को पूरी तरह से निगल लेता है। और ये पुल इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि वहाँ जो गाँव है वहीं पर सभी हॉस्पिटल्स और स्कूल्स हैं, इसलिए यहाँ से रोज गुजरना पड़ता है। ये खतरनाक है, लेकिन इस पुल के अलावा इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जब ये नदी उफान पर होती है तो ये किसी को भी बहा ले जाती है, लोग, स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि जानवर भी। हाल ही में इस नदी को क्रॉस करने की कोशिश में हमने 3 लोगों को खो दिया। इस तरह किसी की जान जाना पागलपन है और हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। और जिस पल हमने इस बारे में सुना तब हमें मदद करनी ही पड़ी। तो पंप तक जाने वाले पुल को जब हमने ठीक करना शुरू किया तब हमने केन्या से 2000 मील दूर जिम्बाब्वे देश का भी सफर तय किया। अफ्रीका में आए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है और अब भी कई पंप्स लगाने बाकी है। तुम में से बदबू आ रही पर है। मैंने सुबह ही शावर लिया था। बात होते ही मैं हाथ नीचे ले लूंगा। इस काम के लिए मैं तुम दोनों पर भरोसा कर सकता हूँ? हाँ। हमें सबसे पहले एक लोकल हॉस्पिटल की जांच करनी थी जहाँ साफ पानी की सख्त जरूरत थी। अंदर जाने पर हमें पता चला कि इस क्लिनिक की इस गांव को कितनी जरूरत थी। 1 साल में यहाँ पर कितने बच्चे जन्म लेते हैं? 1 महीने में करीब 50। इसका मतलब 1 साल में पूरे 600। वाह! पर दुख की बात यह है कि इन प्रेग्नेंट महिलाओं को सिर्फ पानी लाने के लिए 1 मील तक जाना पड़ता है और इन भारी बकेट्स को लेकर वापस आना पड़ता है। पर अच्छी खबर ये है कि हमने इनकी पैसों से मदद की यहाँ पर एक मॉडर्न पंप लगाने के लिए। और अब बस देरी थी इसे शुरू करने की। ठीक, We've destroyed an enemy cruiser. ठीक है नोलन, क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। ओवर। मुझे एक ड्रामेटिक जूम इन दो। नोलन, मैंने बटन दबा दिया है, ये काम कर रहा है? पानी आ रहा है।
आप जाकर चेक करना चाहेंगे? हाँ वहाँ पर हाँ, चलो चलिए, चलते हैं। लोगों को पानी मिलता देख मुझे आखिर बहुत अच्छा खुशी हो पानी रही मिल ही है। गया। ये सच में कमाल की बात है। हमारा नोलन एक प्रोफेशनल डांसर है। हाँ, यकीन नहीं हो रहा मैं डांस कर रहा हूँ। वो कर क्या रहा है? सॉरी, मैं नहीं चाहता कि आप इसे और देखें। साफ पानी मिले ये पक्का करने के अलावा इस गांव में बहुत से स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्टेशन की भी दिक्कत थी, तो हमने इन सबको नई साइकिल्स देने का फैसला किया। बच्चे बहुत ज्यादा हैं, पर हमने साइकिल्स भी उतनी ही खरीदी है। सच बताऊं तो मुझे साइकिल चलाना नहीं आता। जिमी को सिर्फ साइकिल देना आता है। कभी इसे चलाना नहीं सीखा। तो चलो हम एक रेस लगाते हैं। 3, 2, 1, गो! ओह माय गॉड, सभी मुझसे आगे जा रहे हैं। संभल के, मुझे चलाना नहीं आता, किसी को उड़ाना नहीं चाहता। तुम इसे चलाओगे? ठीक है, जाओ चलाओ। ओके। और इन्हें साइकिल्स देने के बाद हमने तब तक पंप्स लगाए जब तक हम पहुंच गए कुआं नंबर 69 तक। ये कुआं सोलर पावर्ड है, जो गांव के किसानों के लिए खास बनाया गया है, ताकि इनकी फसलों और जानवरों को जरूरत से ज्यादा पानी मिल सके। चाहे गर्मी हो या फिर बिजली ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक पैनल है 200 वॉट्स का, जो एक पंप से जुदा है। ये पंप हर घंटे 5000 लीटर पानी खींच सकता है। बेसिकली ये अनलिमिटेड पानी का सोर्स है इस पूरे गाँव के लिए। ये बहुत बढ़िया है। और जिम्बाब्वे छोड़ने के बाद हम चाहते थे कि अफ्रीका की सभी कम्युनिटीज को पानी मिलता रहे, इसलिए हमने और कुछ पंप्स बनाए युगांडा में, सोमालिया में और कैमरून में। कैमरून में हमने क्या क्या किया ये देखने के लिए फिलैंथ्रोपी चैनल पर हम जल्द ही एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं। इन गाँव में वक्त बिताने पर मुझे एहसास हुआ कि पंप्स लगाना कितना जरूरी होता है। कैसे ये खेती को पानी देते हैं, भूखे का पेट भरते हैं, कैसे ये हॉस्पिटल्स को साफ सुथरा रखते हैं, और सबसे जरूरी कैसे ये आने वाले पीढ़ी के बच्चों के लिए लंबी और हेल्दी जिंदगी जीने में मदद करते हैं, और इससे कम्युनिटीज का भविष्य भी सेफ होता हम है। बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं साफ पानी के लिए। वाटर इज लाइफ। और कुछ लोकल लोगों की मदद से हमने आखिरकार ये पुल पूरा कर ही लिया, जिसे ये कम्युनिटी अगले 100 सालों तक इस्तेमाल कर सकती है। कई जिंदगियां बचेगी, परिवार एक साथ आएंगे, परेशानियां चली जाएंगी। इस वीडियो में हमने जो 100 पंप्स लगाए हैं वो कई जिंदगियां बदल देंगी, पर ये काफी नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप जाने से पहले beachphilanthropy.org/wealth पर जाएं और मुमकिन हो तो पैसे डोनेट करें। मैं सच कह रहा हूं, हमें इस वीडियो से एक पैसे का भी फायदा नहीं हो रहा है। इस वीडियो से जितने भी पैसे आएंगे वो 100% इन पंप्स को बनाने में खर्च होंगे, वो भी पूरी दुनिया में। पता है ये अजीब है कि एक यूट्यूबर को ये सब करना पड़ रहा है, पर किसी को तो करना ही होगा। अगर कोई नहीं करेगा तो हम ये करेंगे ही। आप देख सकते हैं इस काम से कई कम्युनिटीज की जिंदगियां बदल रही हैं। और फाइनली 100वां पंप। ओह माय गॉड, मुझे माफ करना। कितना जान लाइव कर जी मैं अभी हो गया ये पता तो आ गया कौन ज्यादा बाहर है ये बोलते पानी दे थोड़ा जो सोच लो ये 12 घंटा लगा आ गया थोड़ा तो 8 घंटा 21 मिनट 18 सेकंड है जी देखो यही बोल रही जी अबे बड़ा 8 घंटा जेड़ा किए देखो जीटा किंदा जानू किए करू जीटा वाओ बोल भी ना वीडियो तो लगा देखो जब भोड़ का कोई थी पानी भी दे ग्लास दो हां तो बेसिया पानी आना बने होय अरे एटा कोई अपलोड करू ना ले माना नुआ चैनल है नुआ चैनल है आ गोटे वीडियो कर जी किरा किंदा काटबी कैमराटा इना भी ऑन अछि केंदी काटी को आ गोटे वीडियो कर दियो घंटा लगो भल लागुची एटा कर मोर कर दियो। ये है
$1000 कैश में। और अगर आपको अचानक से इतने सारे पैसे मिल जाएं, तो बिना किसी रोक टोक के आप इन्हें कहाँ खर्च करोगे? उन्हें डिस्प्ले पर लगाया जाता है ताकि हम चुन सके कि हमें कौन से कपड़ों की जरूरत है। युगांडा के रूरल इलाकों के लाखों लोगों के लिए ये पैसे अलग तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग एक दिन का गुजारा सिर्फ $1 या $2 में करते हैं, जिसका मतलब है एजुकेशन लेना, एक बिजनेस शुरू करना, खुद का इलाज करवाना और इलेक्ट्रिसिटी मिलना तो यहाँ नामुमकिन सी बात है। तो मुझे लगता है सोल्यूशन आसान है, राइट? हम ये पैसे उन्हें क्यों नहीं देते? लेकिन फिर मुझे लगा इतने सारे पैसे जिन्होंने पहले कभी नहीं देखे, ऐसे लोगों को हजारों डॉलर्स देना बहुत ही गैर जिम्मेदारी होगी। इसलिए जब एक ऑर्गेनाइजेशन इस काम में मदद करने के लिए हमारे पास आई, तब एहसास हुआ कि और पता करने के लिए वहाँ जाना ही होगा। युगांडा एक खूबसूरत देश है और ये कुछ कमाल के लोगों से भरा हुआ है। पर जब भी पहली बार गिव डायरेक्टली इस प्रोग्राम के बारे में मेरे पास आए, तब मेरी शुरुआती रिएक्शन ये थी कि ये एक बहुत बुरा आइडिया है। मुझे लगा कि पूरे 1 साल की तनख्वाह जितनी रकम ऐसे लोगों को देना जो भयंकर गरीबी में जी रहे हैं, इसका अंजाम आखिर में बहुत भयानक हो सकता है। गिव डायरेक्टली एक स्ट्रिक्ट सिलेक्शन प्रोसेस के जरिए सबसे ज्यादा जरूरतमंद गांव की पहचान करते हैं और हर एक परिवार को साइन अप करवाते हैं। उसके बाद वो रेसिपिएंट को एक मोबाइल फोन देते हैं और एक यूनिक पिन नंबर तैयार करते हैं। फिर पैसे उनके सिम कार्ड पर भेजे जाते हैं ताकि वो सीधे ट्रांजैक्शन कर सके या फिर करीबी आउटलेट पर जाकर एक मोबाइल मनी एजेंट से पिन का इस्तेमाल करके पैसे निकाल सके। कम्युनिटी में नौकरी के मौके सीमित होने की वजह से गाँव वालों के लिए अपने परिवार को संभालना भयानक रूप से मुश्किल हो गया है। इन्हीं लोगों में से एक है पॉल। मेरी एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। मेरा परिवार दिन में सिर्फ एक बार खाना खाता है। हम बस एक बार खाते हैं, रात के समय। हमारे सामने ये चुनौतियां हैं। अगर पॉल के पास और पैसे होते तो वो उन्हें सिर्फ यहाँ एक बिजनेस शुरू करने में नहीं लगाता, बल्कि ये भी पक्का करता कि उसे और उसके बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी मिल सके। मेरा लक्ष्य है कि मुझे सीनियर 4 क्लास का सर्टिफिकेट मिले। शायद तब मेरी जिंदगी और बेहतर हो जाए। वो करने के बाद भयंकर गरीबी में जीने वाले लोग काफी सीमित होते हैं। दिन का ज्यादातर वक्त वो घर का काम करते हैं और गरीबी के जिस उलझे हुए जाल में वो फंसे हुए, उससे खुद को आजाद नहीं कर पाते। 1 साल पहले टियान और लोकुरे की भी यही हालत थी। बच्चों ने स्कूल आधे में छोड़ दिया था और आस पड़ोस में काम पाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। लेकिन एक बार गिव डायरेक्टली से डोनेशन मिलने के बाद उनकी जिंदगियां पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने उन पैसों से वहाँ एक जमीन खरीदी और अब उन्होंने खुद की फसल उगाना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने एक आटा चक्की भी खरीदी है जिसमें वो पूरे कम्युनिटी के लिए धान पीसते हैं और थोड़ा मुनाफा कमाते हैं। अब वो उसी मुनाफे से अपने घर में एक दुकान खोलने जा रहे हैं। और उसके साथ ही अब लोकुरे ने गांव में एक फ्यूलिंग स्टेशन भी शुरू कर दिया है। ये प्रोग्राम उस बात की जिंदा मिसाल है, क्योंकि ये एक ऐसी इकोनॉमी को बढ़ावा देता है जो बिजनेसेस बनाने में मदद करती है। पर अभी सीधे पैसे देने के आइडिया के बारे में मुझे थोड़ा डर लग रहा है। इसीलिए हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमें किसी और तरह से मदद करने से फायदा होगा। इसलिए हम मिले सिल्वेस्टो से, जो है एक लोकल गिव डायरेक्टली फील्ड ऑफिसर। मैं इसी समुदाय से हूँ, कारामोजा में काम करता हूँ। मैं यहीं पैदा हुआ और पला बड़ा हूँ। तो अब मेरी कहानी बताता हूँ। जब मैं बड़ा हो रहा था तब मैं स्कूल में था। ये तब हुआ जब मैं सेकेंडरी स्कूल में था। आगे की पढ़ाई के लिए मेरे माता पिता पैसे नहीं जुटा पा रहे थे, तो मेरी पढ़ाई के लिए उन्हें हमारा घर बेचना पड़ा। और वो मेरे लिए मेरे सपने को बेचने जैसा था। ये मेरी यादों को बेचने जैसा था। गरीबी की बात करें तो सबसे मुश्किल गरीबी सपनों की गरीबी होती है। गिव डायरेक्टली के साथ जुड़ने के बाद एहसास हुआ कि ये उन चैरिटीज से काफी अलग है जिनके साथ मैंने पहले काम किया था। गिव डायरेक्टली हमें पैसे देते हैं और जब किसी समुदाय में पैसे जाते हैं तब उनके बिजनेस को बढ़ावा मिलता है। इन पैसों से वो अपनी जरूरतें पूरी करने में सक्षम हो जाते हैं। लोग यहाँ गरीबी की चपेट में हैं, इसलिए नहीं कि वो कोशिश नहीं करते या फिर वो काबिल नहीं है। वो इसलिए गरीबी में फंसे हुए हैं क्योंकि यहाँ मौके कम है। इन्हीं लोगों में से एक हैं जोसेफ, इस गांव के मुखिया। कुछ लोगों की जमीन है पर वो बहुत दूर है, इसीलिए हमें कुछ पैसों का इंतजाम करके कहीं और जाकर जमीन खरीदने की जरूरत है। हम घास से घरों को बनाते हैं जिसे दीमक बहुत तेजी से खा भी सकते हैं और वो घर ज्यादा दिन टिक नहीं पाते। और अगले साल फिर से वही चीज, घरों को तोड़ो, फिर से बनाओ या फिर उन्हें ठीक करते जाओ। पर घर उन कई समस्याओं में से एक है जिसका ये गांव सामना करते हैं। भूखमरी, गरीबी और एजुकेशन की कमी गंभीर रूप से इस पूरे कम्युनिटी को पीछे ढकेल रही है। गांव को संभालने के अलावा भी जोसेफ पर एक और बोझ है। जोसेफ को कुछ सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं।
कुछ साल पहले इन्हें एक स्ट्रोक आया था जिससे ये कमजोर पड़ गए हैं और पैसे ना होने के कारण हेल्दी रहने के लिए इन्हें जिन दवाइयों की जरूरत है उन्हें खरीद नहीं पा रहे। यहाँ पर जीना बहुत मुश्किल है। पता नहीं मैं बच पाऊंगा या फिर नहीं। मैं सच में नहीं जानता क्यों स्ट्रोक एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। क्या पता, मैं नहीं जानता। यहाँ पर सबकी अपनी अपनी अलग जरूरतें हैं और हम ये समझ गए हैं कि एक बेहतर भविष्य की ओर जाने के लिए इन लोगों की मदद करने का एक ही रास्ता है और वो है अपने परिवार के लिए सही फैसला लेने के लिए काबिल बनाना। इसीलिए हमने गिफ्ट डायरेक्टली की मदद करके इस गांव के 300 परिवारों को पैसे डोनेट करने का फैसला किया और आसपास के इलाकों को भी जो इन्हें भविष्य बनाने में मदद करेंगे। और क्योंकि गिफ्ट डायरेक्टली की टीम रेसिपिएंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को पूरा कर रही हैं, जिसमें पूरा दिन लग सकता है, इसलिए डैन और डैरन गांव एक्सप्लोर करने निकल पड़े जहां वो 2 छुरी तेज करने वालों से मिले। क्या लगता है उनसे अच्छा कर पाएंगे? मैं जानता हूँ मैं कर सकता हूँ। चलो डैरन, तुम कर सकते हो। देखो इसे ऐसे ऐसे पकड़ो और फिर ऐसे करो, ऐसे। और अब होगा एक फाइनल टेस्ट। क्या वो मुर्गी लाने वाले हैं? नहीं, वो मुर्गियों को बिल्कुल नहीं लाने वाले। यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई है। हम देखने वाले हैं कि किसने सबसे अच्छी धार लगाई है। अगर वीडियो को पीछे करोगे तो देख पाओगे कि चाकू को धार लगाते वक्त कोई तो डैरन की मदद कर रहा था और मैंने अकेले ही पूरी मेहनत की है। पहले एक प्रोफेशनल करके दिखाएंगे। हाँ ठीक है। और अब डैन और डैरन की बारी थी। मैं हूँ चैंपियन। हाँ तुम ही चैंपियन हो। हार माननी नहीं थी, इसीलिए डैरन ने बदला लेने की कोशिश की। अफ्रीका में चारों ओर अपने सर पर सामान रख कर ले जाना एक आम सी बात है। डैन और मैं वो करने की कोशिश करेंगे। बाप रे। तैयार? नहीं, रुको। तुम ठीक हो? क्या तुमने हाथ हटा दिए? हाँ। तुम ये कैसे कर रहे हो? ठीक है। तैयार हो? ओ, मैं जीत गया। अरे यार, ओके। डैरन इस बार जीत गया, पर इसका बैग तुम ये कैसे कर रहे हो? और अगले ही दिन वक्त था डिस्ट्रीब्यूशन का। आखिरकार वो पल आ ही गया। सारे पैसे करीब 10 मिनट्स में ट्रांसफर होने वाले हैं और आखिरकार इन सभी लोगों को वो मौका दिया जा रहा है ताकि वो गरीबी से बाहर आ जाए जिससे ये पूरी जिंदगी लड़ते आ रहे हैं। पर गांव में सभी लोगों में से जोसेफ सबसे ज्यादा फिक्र में थे। उन्हें पता था कि इन पैसों से उनकी और उनके परिवार की जिंदगी बदल सकती है। यही वो पल था जिसका इन्हें इंतजार था। पूरी कम्युनिटी घबराई हुई थी और साथ ही एक्साइटेड भी। Yes. ये वाकई में कई जिंदगियों के लिए बदलाव लाने वाला पल था। ये मौका सिर्फ इन लोगों को ही नहीं मिला बल्कि इनके बच्चों को और उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी मिला है। गिफ्ट डायरेक्टली के साथ मिलकर हम इस गांव के हजारों लोगों की जिंदगियां बदलने में कामयाब हो पाए। वो टेक्स्ट मैसेज मिलने के बाद अब वक्त था इन रेसिपिएंट्स के पैसे निकालने का। पिछले कुछ सैकड़ों सालों से इन लोगों को मौका ही नहीं मिल पाया था, लेकिन अब आगे जाकर उन्हें वो मौका मिलेगा। इतिहास की वो पूरी श्रृंखला टूट चुकी है और अब वो अपने लिए ही नहीं बल्कि आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत भविष्य उभार सकते हैं। और कुछ लोगों ने उन पैसों को सही जगह इस्तेमाल करना शुरू भी कर दिया, जैसे कि रूथ इस बात की शक्तिशाली मिसाल है कि ये पैसे क्या साबित करने की क्षमता रखते हैं। गिफ्ट डायरेक्ट से पैसे मिलने से पहले मैं मेरे बच्चों को सहारा नहीं दे पा रही थी। मैं उनके लिए दवाइयाँ भी नहीं ले सकती थी। मैं बस एक हाउसवाइफ थी, इसलिए जिंदगी बहुत मुश्किल थी। पर ऐसे हालातों के बाद भी रूथ ने गिफ्ट डायरेक्टली से मदद लेकर अपने सपने पूरे करने की ठान ली थी। उसे अपने उन सपनों को पूरा करने का मौका दिया गया था जिससे ये अपने आप को और अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य की राह पर ले गई।
अब वो अपने अंदर के बिजनेस की स्किल्स के जरिए खुद में सुधार लाने के काबिल बन चुकी है, जिससे बाद में उसके समुदाय में भी सुधार आएगा। अब मैं मेरे परिवार की जरूरतें पूरी कर सकती हूँ और फिलहाल जिंदगी बहुत आसान है। अब ये पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं है। पर रूथ ऐसी अकेली नहीं है जिसने अपने पैसों से कुछ कमाल का शुरू किया है। मिलिए आयु माँ से। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एजुकेशन में लगा दी है। सालों कड़ी मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ने के बाद इन्होंने जमीन खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा कर लिए और गिफ्ट डायरेक्टली से मिले पेमेंट की मदद से ये यहाँ बना पाई कुछ क्लासरूम्स, टॉयलेट्स और यहाँ तक कि इन्होंने 7 टीचर्स भी रख लिए और आज इस स्कूल में 200 से भी ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। उन पैसों से इस कम्युनिटी में एक बहुत जरूरी फार्मेसी भी बनाई गई, हजारों स्टूडेंट्स की स्कूल फीस और यूनिफॉर्म्स के लिए मदद भी की गई, यहाँ तक कि सैकड़ों परिवारों के लिए घर भी बनाए गए। और ये पैसे कैसे खर्च किए गए उसके बस ये कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं। जब भी इन लोगों को छोटे से छोटा मौका दिया गया, इन्होंने उसे ले लिया और वो तुरंत ही काम पर लग गए, ये जानकर कि अभी उनके पास एक ऐसा मौका है जो उन्हें पहले कभी नहीं मिला था। और ये मेरी पूरी जिंदगी के सबसे इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग बातों में से एक भी हो सकता है। ट्रिप को पूरा करने के लिए डैरेन और स्कूल देखने चला गया, जो कि गिफ्ट डायरेक्टली की मदद से अपने स्टूडेंट्स की संख्या को 650 से लेकर पूरे 980 तक ला पाया, वो भी एक हफ्ते में, क्योंकि अब उनके पेरेंट्स फीस भी दे सकते हैं और यूनिफॉर्म्स भी खरीद सकते हैं। आप गड़गड़ाहट की आवाज सुन सकते हो, तब असल में बारिश शुरू हो गई थी। पर जैसे ही बच्चों ने गाना गाना शुरू किया, वो बादल हट गए और यहाँ पर उजाला हो गया। ये बहुत ही कमाल का अनुभव था। गिफ्ट डायरेक्टली ने साबित कर दिया कि हमारा शुरुआती शक बेबुनियाद था और ऐसे कई नए आइडियाज हैं जिनके बारे में सोचकर हम एक साथ एक उज्जवल भविष्य की रचना कर सकते हैं। पर और काम बचा है, इसीलिए हम गिफ्ट डायरेक्टली के साथ मिलकर और एक गांव को पैसे देने वाले हैं जो बस 1 मील दूर है। अगर मदद करनी है तो डोनेट बटन दबाइए या giftdirectly.org/beast पर जाइए ताकि हम और युगांडन्स की मदद कर सकें। सब्सक्राइब। Why is it that some people become crorepati in just 12 months and others can't? What is the reason? Are they coming from different planet? The answer is no. The only difference is people